आप सोचिए कि एक ही कैंपस में आंगनवाड़ी और स्कूल्स दोनों साथ साथ हों। इसका मतलब ये है कि बच्चों को एक ही जगह पर मिलेगा न्यूट्रिशन, केयर और शुरू से क्वालिटी एजुकेशन। सो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी विजन को रियलिटी बनाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके अकॉर्डिंग आंगनवाड़ी सेंटर्स को स्कूल के साथ कोलोकेट कर दिया जाएगा। ये स्टेप बच्चों के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने वाला है। Hello everyone, this is Meghna and I warmly welcome you all to our YouTube channel Learnify IQ. So what we are going to cover in this video कि क्यों आंगनवाड़ी और स्कूल्स का इंटीग्रेशन इतना इंपॉर्टेंट है, what are the key highlights of recently released government guidelines, बच्चों, पेरेंट्स, टीचर्स और कम्युनिटी के लिए इन गाइडलाइंस के फायदे क्या होंगे, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, स्टेट्स यूटीज कैसे रोल आउट करेंगे इस प्लान को, एंड एनईपी 2020 और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के विजन के साथ इसका लिंक क्या है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विच इज शॉर्टली रिफर्ड टू एज ECCE। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी गाइडेंस रिलीज की गई हैं उन्हें बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें एक लिंक बनाना जरूरी है और जिसकी शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं। सो ECC का मतलब होता है छोटे बच्चे जो 0 से 6 इयर्स के एज ब्रैकेट में आते हैं, एंड इसमें भी खासकर जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं, इसके अंतर्गत उनकी पूरी देखभाल और एजुकेशन का ध्यान रखा जाता है। इसमें बच्चों की हेल्थ, न्यूट्रिशन, सेफ्टी, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, प्ले बेस्ड लर्निंग सब शामिल होता है। एंड अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च 85% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट 6 साल के पहले ही हो जाता है, इसलिए ये स्टेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ECC इतना इंपॉर्टेंट आखिर है क्यों? सो इट इज कंसिडर्ड एज द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। हर बच्चे की जो नींव होती है वो यहीं से मजबूत होती है। बच्चे की सीखने के जो शुरुआती साल होते हैं उसमें बच्चे की लैंग्वेज शेप होती है, न्यूक्लियस, कॉग्निटिव स्किल्स, ये सारी चीजें डेवलप होती है, एंड इट बिल्ड्स अ बेस फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये ड्रॉप आउट रेट को भी रिड्यूस करने में मदद करता है, क्योंकि बच्चा जब सीख चुका होगा तो थोड़ा बहुत ड्रॉप आउट रेट कम करने में हेल्प करेगा। इक्विटी एंड इंक्लूजन, आंगनवाड़ी एक ऐसे सेंटर्स होते हैं ना जो किसी भी ग्रुप को इंक्लूड करते हैं, एंड सो दिस प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर डिसएडवांटेजियस ग्रुप्स। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिंकेजेस होते हैं, ठीक है। ECC इंटीग्रेट करता है जो मिड डे मील्स हैं, अब PM पोषण के नाम से जाने जाते हैं, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ चेकअप्स, इंश्योरिंग ओवरऑल डेवलपमेंट। ये बूस्ट करता है ह्यूमन कैपिटल को। कैसे बूस्ट करता है? तो जितना ज्यादा ECCE पर इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी फ्यूचर के लिए, एंड दिस विल हेल्प इन इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड, राइट। अब देखिए कि जो NEP 2020 है उसने ECC को कैसे ट्रांसफॉर्म किया, या किस तरीके से वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है। तो अभी तक जो आपका सिस्टम चल रहा था, अगर आप आंगनवाड़ी सेंटर्स भी देखेंगे तो वो अलग से होते हैं, फिर आप एक स्कूल में एडमिशन लेते हैं जो भी बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ये काफी फ्रेगमेंटेड और फ्रेगमेंटेड सा स्ट्रक्चर है, इनकंसिस्टेंट एक्सेस होती है इसमें। सो अब एक सिस्टम लाया जा रहा है इन गाइडलाइंस के थ्रू जहां पर यूनिवर्सल एक्सेस देने की प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि 2030 तक हर बच्चे को क्वालिटी ECC मिलना चाहिए, ये गवर्नमेंट का एम है, जिसमें आंगनवाड़ी जो आपके सेंटर्स हैं, प्री स्कूल है, राइट, और स्कूल्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है। जो हमारा न्यू स्कूल स्ट्रक्चर था, सॉरी ओल्ड स्कूल स्ट्रक्चर था, वो क्या था? आपका 10+2 सिस्टम था, राइट। लेकिन अभी जो न्यू स्ट्रक्चर है वो क्या है? NEP के अकॉर्डिंग 5+3+3+4। इसमें भी जो आप 5 देखेंगे, ये 5 क्या इंडिकेट करता है? 3 साल जो होते हैं वो आपके प्री स्कूल के होते हैं, प्लस जो आपकी क्लासेस 1 और 2 होती है, तो ये टोटल हो गए 5 साल, और ये फाउंडेशनल स्टेज होती है, राइट। इसमें फोकस होगा प्ले बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर। आंगनवाड़ी और स्कूल्स को इंटीग्रेशन किया जा रहा है, आंगनवाड़ी सेंटर्स को स्कूल के कैंपस में ही लाया जा रहा है, और आंगनवाड़ी जो वर्कर्स होंगे उनको भी अर्ली चाइल्डहुड पेडागोजी की ट्रेनिंग मिलेगी। सो इन गाइडलाइंस के थ्रू ECC को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा वो हमने देखा। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ द न्यू गाइडलाइंस। So the Ministry of Women and Child Development and Ministry of Education has jointly unveiled the guidelines for the co-location of आंगनवाड़ी centers with school. गवर्नमेंट का इन गाइडलाइंस लॉन्च करने के पीछे का पर्पस या विजन क्या है? सो गवर्नमेंट वांट्स टू इंटीग्रेट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विद फॉर्मल स्कूलिंग। एक बच्चा जो कि प्री स्कूल में होता है, और यहाँ पर हम प्री स्कूल को आंगनवाड़ी के पैरेलली कंसिडर करेंगे, जब इस बच्चे का ट्रांजिशन होता है, वो ग्रेड 1 में जाता है, तो जो ट्रांजिशन हो रहा है वो क्या हो सके? स्मूदर ट्रांजिशन हो सके। हर बच्चे का रिटेंशन और लर्निंग आउटकम बेटर करना चाहती है गवर्नमेंट यहाँ पर। इसके लिए 2 मॉडल्स दिए गए हैं, 2 अप्रोचेस हैं। सबसे पहला जो है दैट इज फिजिकल कोलोकेशन।
आंगनवाड़ी सेंटर को सीधा स्कूल के अंदर या उसी कैंपस में सेट करना। ये स्कूल है और इसी में आंगनवाड़ी को सेट कर दिया जाए। पहला ये है कि फिजिकली कोलोकेट कर दिया जाए। दूसरा है मैप्ड कोलोकेशन। इसका मतलब है कि अगर बिल्डिंग या जगह अवेलेबल नहीं है, सपोज ये स्पेस है और यहाँ पे कोलोकेट करना चाहती है गवर्नमेंट इसी स्कूल में, बट ये बिल्डिंग जो है उसमें इतना स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो इसके पास जो भी नियरेस्ट स्कूल होगा उसके साथ इसकी मैपिंग कर दी जाएगी। ठीक है, मतलब उसको यहाँ पर लोकेट कर दिया जाएगा आंगनवाड़ी सेंटर को, लेकिन पास में होना चाहिए। तो अर्बन एरिया के लिए भी इसकी क्राइटेरिया रखा है कि अगर ऐसा अर्बन एरिया पे किया जा रहा है मैप्ड कोलोकेशन, तो मैक्सिमम ये जो डिस्टेंस होना चाहिए इन दोनों के बीच में वो 500 मीटर्स का होना चाहिए। अगर रूरल एरिया में किया जा रहा है ऐसा को मैप्ड कोलोकेशन, तो इसके लिए जो मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए दैट वुड बी 1 किलोमीटर। अब इन गाइडलाइंस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्म्स भी हैं कि एक कैंपस में जहाँ पर भी कोलोकेशन किया जा रहा है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। हर कोलोकेटेड AWC आंगनवाड़ी सेंटर में इंडोर एंड आउटडोर प्ले एरियाज होना चाहिए। आप जानते हैं कि बच्चा खेल खेल कर खाना भी खा लेता है और खेल खेल में बहुत कुछ सीख भी जाता है। सो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसी एक्टिविटीज़ के थ्रू वो सीखे। इसके बाद बच्चों के लिए फ्रेंडली टॉयलेट्स एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए उस कैंपस एरिया में। किचन एंड पोषण वाटिकास, जैसे हम न्यूट्रिशनल गार्डन भी बोलते हैं, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करनी चाहिए। सेफ एंट्री एग्जिट गेट होना चाहिए और अलग से एक्टिविटी रूम भी बनाना है, क्योंकि एक्टिविटीज़ जब बहुत सारी होंगी तो एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चा बहुत जल्दी रिटेंशन उसका स्ट्रांग होता है। ठीक है, अब कैसे काम होगा, तो हर महीने जो स्कूल टीचर्स होंगे, आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगे और प्रिंसिपल्स हैं, उनकी मीटिंग होगी कि क्या क्या एरियाज हैं जिस पे हमें काम करना है, किन एरियाज पे हमने क्या काम किया है और कैसी आउटकम्स हमें मिली हैं, ताकि ये आगे हेल्प कर सके। जॉइंट एक्टिविटीज होगी, जॉइंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जैसे प्रवेशोत्सव, ECC डे सेलिब्रेट किया जाएंगे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी, कॉमन एक्टिविटी कैलेंडर तैयार किया जाएगा कि कब कौन सी एक्टिविटीज करवानी है। शेयर डेटा सिस्टम बनेगा, जैसे जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनका रिकॉर्ड कॉमन होगा और इससे जो डुप्लीकेशन हो जाता है वो अवॉइड होगा। क्यूरिकुलम अलाइनमेंट किया जाएगा, यानी कि जो आपका NCF है, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2022 जारी किया गया था, उसके हिसाब से प्री स्कूल लर्निंग की जाएगी। कुछ टूल्स यूज़ किए जाएंगे जैसे जादुई पिटारा, आधारशिला, इन सब टूल्स का यूज़ करके क्यूरिकुलम को अलाइन किया जाएगा। इसके बाद आता है प्रायोरिटी किसको मिलेगी, तो ऐसे एरियाज को प्रायोरिटाइज किया जाएगा जहां पर AWCs कि जो बिल्डिंग है वो तो है एग्जिस्ट नहीं करती है ना, प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का वीक है। सबसे पहले ऐसे इलाकों में ही AW सेंटर्स को अलाइन किया जाएगा, कोलोकेट किया जाएगा। ट्राइबल जो आपके माइग्रेंट्स होते हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, ऐसे एरिया को सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी कि इन एरियाज में कोलोकेशन पहले किया जाए ताकि बच्चों को बढ़िया तरीके से एजुकेशन मिल सके। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, जैसा मैंने आपको बताया है। स्केल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, तो आज की डेट में अगर आप इंडिया में देखोगे ना, तो लगभग 3 लाख AWCs आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं वो पहले से ही स्कूल्स के साथ कोलोकेटेड हैं। बहुत सारी जगह पर आप देखेंगे कि वहीं पर आंगनवाड़ी सेंटर्स बने हुए हैं और वहीं पर माध्यमिक शिक्षा ऐसे करके लिखा होता है, फिर 12th तक का एजुकेशन वहीं पर अवेलेबल होता है, राइट। लेकिन अभी भी आप देखिए कि पूरे देश में लगभग 14 लाख से ज्यादा AWCs हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, और गाइडलाइंस का गोल है यूनिफॉर्म और स्टैंडर्ड इंप्लीमेंटेशन करना कि जहां पर भी ऐसे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है तो उसको सबसे पहले इंटीग्रेट कर दिया जाए स्कूल में, ताकि हर एक बच्चे को बेहतर एजुकेशन मिल सके, बेहतर लर्निंग एक्टिविटीज उसको मिल सके। ताकि उन्हें करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज उनके लिए बढ़ सके, है ना, जो भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनकी भी करियर ग्रोथ हो सके। अब देखिए यहाँ पर आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि प्रीवियस सिस्टम क्या था और न्यू जो कोलोकेशन मॉडल है। पहले सेपरेट आंगनवाड़ी सेंटर्स और स्कूल कैंपस होते थे, डिफिकल्ट होता था एक बच्चे के लिए वो आंगनवाड़ी से सीधे स्कूल में जब एंट्री लेता था, बट अब सेम कैंपस होगा, स्मूथ प्रोग्रेशन टू फॉर्मल स्कूलिंग। सो यहाँ पे चांसेस बढ़ जाएंगे कि बच्चा एजुकेशन मतलब कनेक्टेड रहे, ड्रॉप आउट ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। ठीक है, आंगनवाड़ी में बहुत सारी कमियां होती तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा। और कंपैरिजन कर सकते हैं लर्निंग आउटकम्स या लर्निंग क्या क्यूरिकुलम था, अब वो कैसे चेंज होगा, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में क्या नॉर्म्स होंगे, ड्रॉप आउट्स में कमियां आएंगी। ठीक है, तो ड्यू टू फैमिली या कंटिन्यूस एनवायरमेंट होगा जिससे ड्रॉप आउट रेट कम होगा, कि एक बच्चा जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो उसको सेम ही जगह पर मिल जाएगा तो ड्रॉप आउट काफी कम हो जाता है, नहीं तो बच्चा पढ़ाई छोड़ने के उसके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यही सारे स्टेप्स हैं और ये सारे स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो गवर्नमेंट के स्टेप का मेन फायदा है कि न्यूट्रिशन, हेल्थ और एजुकेशन एक ही इकोसिस्टम में मिलेगा, बच्चों का फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, स्कूल्स और AWCs एक टीम बनकर काम करेंगे और आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी नए करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे।
आपके क्या ओपिनियन है गवर्नमेंट की इस गाइडलाइंस को लेकर, आप हमारे साथ जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो informative and useful, please like and share the video. Do subscribe the channel for more such updates. Thank you everyone. Keep learning and take care.